Dear students, welcome to the today e-lecture of FOM Fundamentals of Management Unit 4th, which is based on the directing function of the management. Lecture number 37 part 2nd. In the lecture number 37 part 1st, we discussed motivation, satisfaction, difference between motivation and satisfaction, and we started motivation theories. There are two types of motivation theories. First is content theory, second is process theory. In content theory there are number of theories, while in process theory there are number of theories. So total 8 motivation theories we are discussing here. Out of 8, 4 theories are in content theories and 4 theories are in the प्रोसेस थ्योरीज. जो कंटेंट थ्योरीज में जितनी भी मोटिवेशन थ्योरीज हैं वो व्हाट एक्सपेक्ट पर फोकस करती है मोटिवेशन के, मतलब क्या नीड्स हैं जो कि ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट करती हैं. और जो प्रोसेस थ्योरी में जितनी भी थ्योरीज हैं वो हाउ एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं मोटिवेशन पर, कि कैसे जो ह्यूमन बिहेवियर है वो मोटिवेट होता है और मोटिवेशन का क्या प्रोसेस है. तो जो मेन कंटेंट थ्योरीज थी जो कि हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ी वो अब्राहम मास्लो की नीड हिरार्की थ्योरी, एल्डरफर्स की ईआरजी थ्योरी, मैकक्लेंड की अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी और हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी. अब इस पार्ट में हम प्रोसेस थ्योरीज है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो टोटल 4 प्रोसेस थ्योरीज हैं. फर्स्ट है वो स्किनर की रिन्फोर्समेंट थ्योरी, सेकंड है विक्टर ब्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, थर्ड है एडम की इक्विटी थ्योरी और जो फोर्थ है वो है लॉक की गोल सेटिंग थ्योरी. तो सबसे पहले हम स्किनर की रिन्फोर्समेंट थ्योरी है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो जो रिन्फोर्समेंट थ्योरी है वो प्रोसेस थ्योरी का एक पार्ट है. ये बताते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं जो कि ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट करते हैं. तो बेसिकली ये लर्निंग थ्योरीज का एक पार्ट है. लर्निंग थ्योरीज है वो कंडीशनिंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी. तो कंडीशनिंग थ्योरी में है दो टाइप की थ्योरीज होती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में ह्यूमन बिहेवियर है वो लर्न होता है, वो पहले स्टिमुलस मिलता है और इस स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स दिया जाता है उससे ये डिसाइड होता है कि फ्यूचर में वो स्टिमुलस मिलेगा तो उसका वो रिस्पॉन्स देना है या नहीं देना. और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसमें पहले रिस्पॉन्स दिया जाता है, उस रिस्पॉन्स का स्टिमुलस मिलता है और फिर उसके बेस पर डिसाइड किया जाता है कि फ्यूचर में वो रिस्पॉन्स देना है या नहीं देना है. तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी होती है उसे एसआर थ्योरी बोलते हैं और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी होती है उसे आरएस थ्योरी बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय अपने ऑफिस में बैठा है तो उसके बॉस है उसका ऑफिस में आ गया तो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है. तो ये जो उसके बिहेवियर की लर्निंग है वो कौन सी थ्योरी से है? क्लासिकल कंडीशनिंग से, क्योंकि पहले उसे स्टिमुलस मिला. स्टिमुलस यहाँ क्या था? बॉस का आना. और उसके बाद उसने क्या रिस्पॉन्स दिया कि वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया. और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का मतलब पहले आप रिन्फोर्स रिस्पॉन्स देते हो और फिर उस रिस्पॉन्स के बाद है आपको पता चलता है कि मुझे अपने बिहेवियर को जो है वो इंक्रीज करना है या इंक्रीज नहीं करना. वो किसके बेस पे डिसाइड करते हो कि आपको उस रिस्पॉन्स का क्या स्टिमुलस मिलता है. तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज होता है. तो कॉन्सिक्वेंसेज एक तो रिन्फोर्समेंट होता है, एक पनिशमेंट होता है और एक एक्सटेंशन होता है. तो रिन्फोर्समेंट का मतलब है कि जो करंट बिहेवियर है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, चाहे वो पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट हो या नेगेटिव रिन्फोर्समेंट हो. तो रिन्फोर्समेंट में हमेशा जो करंट बिहेवियर है उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती है. तो जो पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट है, पॉजिटिव का मतलब प्लस, तो कोई चीज़ आपके पास आती है उससे आपका जो बिहेवियर है वो इंक्रीज होता है, वो पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट है. और नेगेटिव रिन्फोर्समेंट में माइनस, मतलब किसी चीज़ से आप दूर जाने के लिए जो अपने बिहेवियर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो वो क्या है? नेगेटिव रिन्फोर्समेंट है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है उसने अपना टारगेट अचीव किया तो उसे अच्छा इंसेंटिव मिला, उसे बोनस मिला, तो उसने अपना जो बिहेवियर किया उसके बेस पर उसे इंसेंटिव और बोनस की फॉर्म में स्टिमुलस मिला. तो वो ये सीख गया, वो मोटिवेट हो गया, अगली बार वो अपना टारगेट को अचीव करने के लिए वापस से क्या होगा? मोटिवेट होगा. जैसे कि किसी ने कोई कैंडी बार खाई तो उसने पहले उसको परचेज किया यानी अपना बिहेवियर शो किया, उसके बाद उसे उसका टेस्ट अच्छा लगा, मतलब उसका स्टिमुलस उसे पॉजिटिव मिला, तो फ्यूचर में वो उसी कैंडी को बार बार खाएगा. ये दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है उसे है कुकिंग का शौक है और उसे अच्छा लगता है कि लोग उसकी बड़ाइयाँ करें, उसे अप्रेज करें, तो इस वजह से वो कुकिंग क्लास ज्वाइन करता है कि वो कुकिंग क्लास सीखे
और डिशेस बनाना सीखे और उसे तारीफ़ें मिलें। तो वो डेली कुकिंग क्लास जा रहा है और वहाँ पे नई नई डिश बनाना सीख रहा है, तो वो अप्रेजेज यानी बड़ाइयों को अपने पास लाना चाहता है, इस वजह से वो डेली कुकिंग क्लास में जा रहा है। तो ये जो उसका बिहेवियर है वो कौन सा बिहेवियर होगा, ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होगा। नेक्स्ट है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। तो किसी चीज़ से दूर जाने के लिए जो आप अपने करंट बिहेवियर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हो वो क्या होता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है। जैसे कि कोई कस्टमर है, उसके पीछे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव कई दिनों से कंटिन्यूसली फ़ोन कर रहा है, तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उससे उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, तो वो कौन सा रिन्फोर्समेंट होगा, नेगेटिव रिन्फोर्समेंट। वही कुकिंग क्लास वाला एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक स्टूडेंट है, उसने एमबीए की, उसके बाद उसकी अहमदाबाद में जॉब लग गई, तो वो डेली बाहर रेस्टोरेंट का खाना खा रहा है, तो इससे उसकी हेल्थ सही नहीं है क्योंकि उसे इतना हाइजीन खाना नहीं मिल रहा। तो अब वो कुकिंग क्लास ज्वाइन कर रहा है इस उसमें कि मैं अपने रूम पर या अपने फ्लैट पर खुद खाना बना कर खाऊं, तो वो बाहर के खाना खाने से बचना चाहता है, तो इस वजह से वो डेली कुकिंग क्लास आ रहा है। तो वो कौन सा रिन्फोर्समेंट कहलाएगा, नेगेटिव रिन्फोर्समेंट कहलाएगा। कोई एक एम्प्लॉय है, डेली 8:30 बजे घर से निकलता है और 9 बजे ऑफिस पहुंचता है, तो डेली 5 मिनट या 10 मिनट लेट हो जाता है क्योंकि उसे हमेशा रेलवे फाटक बंद मिलता है। एक दिन वो जल्दी तैयार हो जाता है, तो 8:30 की बजाय 8:25 पर है वो ऑफिस के लिए निकलता है, तो उस दिन उसे रेलवे फाटक ओपन मिलता है और वो टाइम से ऑफिस पहुंच जाता है। तो अब वो अगले दिन से डेली 8:30 बजे की बजाय 8:25 पर अपने घर से निकलेगा, तो वो कौन सा रिन्फोर्समेंट है, नेगेटिव रिन्फोर्समेंट है, क्योंकि वो जो डेली उसे फाटक लगा हुआ मिलता था वो उस लगे हुए फाटक से बचना चाहता है, इस वजह से वो 5 मिनट घर से जल्दी निकलता है। तो वो क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव रिन्फोर्समेंट। नेक्स्ट क्या है, पनिशमेंट। रेनफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो, रेनफोर्समेंट चाहे नेगेटिव हो, वो जो करंट बिहेवियर है उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन जो पनिशमेंट है वो जो करंट बिहेवियर है उसकी इंटेंसिटी को कम करता है। तो उसके लिए क्या दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है कि जो बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अनुकूल फेवरेबल नहीं होता, तो उस बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए क्या दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। जैसे कि ब्रांच मैनेजर ने देखा कि उसके ब्रांच के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, शाम को जब ऑफिस से घर जाते हैं तो अपना पीसी ऑन छोड़ जाते हैं, लाइट्स ऑन छोड़ जाते हैं, एसी ऑन छोड़ जाते हैं, तो अब वो जो भी टेबल पर जिसका पीसी ऑन है या जिसकी सिटिंग का एसी ऑन था, वो उसकी एक दिन की सैलरी डिडक्ट कर लेता है। तो उसके बाद जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना एसी ऑफ करके जाते हैं, पीसी ऑफ करके जाते हैं, तो जो उनका करंट बिहेवियर था, एसी ऑन कर कर चले जाना, पीसी ऑन करके चले जाना, वो बिहेवियर अब कम हो गया। तो किसकी वजह से हुआ, उनकी सैलरी डिडक्ट होने की वजह से। तो ये क्या था, एक पनिशमेंट था। कोई एक स्टूडेंट है या कोई एक बॉय है, वो तेज स्पीड में है, बाइक चला रहा है, तो ट्रैफिक पुलिस वाला उसे रोककर ओवर स्पीडिंग का चालान काट देता है, तो अब वो अपनी बाइक को तेज नहीं चलाता है, तो उसका जो करंट बिहेवियर था तेज बाइक चलाना वो अब कम हो गया। तो ये क्या कहलाता है, पनिशमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंशन। अगर करंट में आपका जो बिहेवियर है उसका कोई भी है स्टिमुलस नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे पर्सन है या जो इंडिविजुअल है उस बिहेवियर को भूल जाता है। तो एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, भूलना, तो उसके लिए मोटिवेट नहीं होता है। तो देयर इज वेयर स्टिमुलाई आर इन सच ए वे देयर इज नो रिइंफोर्समेंट, कि कोई रिइंफोर्समेंट ही नहीं मिल रहा। जैसे कि कोई पर्सन है, वो किसी के लिए गिफ्ट परचेज करता है, लेकिन वो पर्सन कभी उसे रिएक्शन नहीं देता है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो धीरे धीरे वो पर्सन उसके लिए गिफ्ट परचेज करना बंद कर देगा, यानी भूल जाएगा। इसी तरह कोई पैसेंजर है, उसने देखा कि चेक इन पर चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसे अपनी लाइन में ही लगे रहना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे अपने इस बिहेवियर को स्टॉप कर देगा। तो ये प्रोसेस थ्योरी की फर्स्ट थ्योरी थी जो कि स्किनर ने दी थी, जिसका क्या नाम था, रेनफोर्समेंट थ्योरी। सेकेंड थ्योरी है वो है विक्टर ब्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो इसने क्या कहा था कि जो एम्प्लॉयज हैं वो उनके पास जो अवेलेबल एक्शंस होते हैं उनमें से वो सेलेक्ट करते हैं, किसकी वजह से, अपने मोटिवेशन की वजह से। और उनका जो बिहेवियर होता है ये थ्री चीज़ों का, थ्री थिंग्स का आपस में इंटर रिलेशन होता है। तो दो मोटिवेशन टू इंगेज इन एन एक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय अप्रेजिंग थ्री फैक्टर्स। तो ये थ्री फैक्टर्स उन्होंने कौन कौन से बताए थे, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और वैलेंसी। तो एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है, ए पर्सन बिलीव्स दैट मोर एफर्ट विल रिजल्ट इन सक्सेस, कि किसी भी पर्सन का विश्वास कि जितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाएगा
जाएगा उतनी ही ज़्यादा उसे सक्सेस मिलेगी। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के लिए मोटिवेट होगा। जैसे कि स्टूडेंट की बिलीफ है कि वो जितनी ज़्यादा पढ़ेगा उतने ही एग्जाम में उसकी अच्छी ग्रेडिंग आएगी, तो वो ज़्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट होगा। किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव की बिलीफ है कि वो जितने ज़्यादा कस्टमर से मिलेगा उतनी ज़्यादा ही उसके टारगेट अचीव होंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को मिलने के लिए मोटिवेट होगा। किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो कस्टमर्स की कंप्लेंट को सोल्व करेगा उतनी ज़्यादा ही कस्टमर सर्विस मिलेंगी और उसके बेस पर जो कस्टमर है उनकी कंप्लेंट कम हो जाएंगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए मोटिवेट होगा। फिर सेकंड क्या है, इंस्ट्रूमेलिटी। The person believes that there is a connection between activity and goal. If you perform well, you will get reward. तो किसी भी पर्सन का विश्वास कि एक्टिविटी और गोल में कनेक्शन है, आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना अच्छा ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो जैसे कि स्टूडेंट है, उसकी एक्सपेक्टेंसी थी कि पढ़ने से है वो मेरे सब्जेक्ट की नॉलेज इन्हांस हो जाएगी और मैं है एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, मेरी अच्छी रैंक आ सकती है। तो उसका इंस्ट्रूमेलिटी का क्या मतलब होगा कि वो एक पर्टिकुलर पेपर में पढ़ रहा है तो उसमें उसकी जो ग्रेडिंग है वो फर्स्ट आ रही है या जो परसेंटेज है वो 90% से ज़्यादा आ रही है। इसी तरह सेल्स एग्जीक्यूटिव की एक्सपेक्टेंसी थी कि जितने ज़्यादा कस्टमर से मिलूंगा मैं उतनी ही ज़्यादा मेरी सेल्स होगी, तो उसकी इंस्ट्रूमेलिटी क्या होगी कि जितनी ज़्यादा सेल होगी उतने ही ज़्यादा मुझे इंसेंटिव मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए क्या होगा, मोटिवेट होगा। नेक्स्ट क्या है, वैलेंस। वैलेंस का मतलब क्या है, द डिग्री टू विच ए पर्सन वैल्यूज द रिवार्ड, कि जो पर्सन को रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो कितनी उसकी वैल्यू करता है। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू करेगा उसकी या वो रिवार्ड उसके लिए जितना ज़्यादा वैल्यूएबल होगा वो उसके लिए उतना ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, और उसके लिए वो रिवार्ड जितना कम वैल्यूएबल होगा वो उसके लिए कम मोटिवेटेड होगा। तो डू आई वैल्यू द रिवार्ड दैट आई गेट। जैसे कि किसी स्टूडेंट है, उसका है कि उसे पता है कि पर्टिकुलर इस कंपनी में जॉब करने के लिए मिनिमम इतनी परसेंट का क्राइटेरिया है, तो वो उसके लिए मेहनत कर रहा है और उस मेहनत से उसे रिवॉर्ड मिल रहा है कि उसके है मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और उस मार्क्स की उसके लिए वैल्यू है, क्योंकि उससे उसको अपनी मनचाही कंपनी में क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी वैलेंस कहलाएगी। तो विक्टर ब्रूम ने क्या बताया कि जो मोटिवेशन है वो किन का कॉम्बिनेशन है, एक्सपेक्टेंसी का, इंस्ट्रूमेंटलिटी का और वैलेंस का, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है, प्लस या माइनस नहीं है। मल्टीप्लाई इसलिए कि इनमें से कोई भी एक फैक्टर अगर जीरो होगा तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अगर पर्सन की एक्सपेक्टेंसी ही नहीं है तो उसको मोटिवेशन नहीं होगा। एक्सपेक्टेंसी तो है लेकिन इंस्ट्रूमेंटलिटी जीरो है तो मोटिवेशन जीरो होगा। एक्सपेक्टेंसी है, इंस्ट्रूमेंटलिटी है लेकिन वैलेंस जीरो है तो भी मोटिवेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस थ्योरी में आता है एडम्स इक्विटी थ्योरी। तो इक्विटी का मतलब समानता। तो इक्विटी थ्योरी स्टेट्स दैट पीपल आर मोटिवेटेड इफ दे आर ट्रीटेड इक्विटेबली एंड रिसीव व्हाट दे कंसिडर फेयर फॉर देयर एफर्ट्स एंड कॉस्ट। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय जब मोटिवेट होते हैं जब उन्हें लगता है कि वो इक्वली ट्रीट किए जा रहे हैं अपने बॉस या सुपीरियर के द्वारा, और उन्हें लगता है कि वो जितने एफर्ट्स लगा रहे हैं यानी वो जितना इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें आउटपुट मिल रहा है। तो ये थ्योरी 1965 में एडम ने सजेस्ट की थी और ये सोशल एक्सचेंज थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इस थ्योरी के अनुसार जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने वर्क का कंट्रीब्यूशन है उसे कंपेयर करते हैं कि उन्होंने उसके लिए कितना इनपुट लगाया और कितना उन्हें आउटपुट मिल रहा है। तो अगर इनपुट जितना लगाया उसके अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं मिल रहा है तो मोटिवेट नहीं होंगे, और जितना इनपुट लगाया है उसके बराबर आउटपुट मिल रहा है तो मोटिवेट होंगे। जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉय को लगता है कि वो जितना इनपुट लगा रहा है मतलब अपने एफर्ट्स लगा रहा है, जितनी उसकी नॉलेज है, जितनी उसकी डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग उसे सैलरी नहीं मिल रही है तो वो उस जॉब को करने के लिए क्या नहीं होगा, मोटिवेट नहीं होगा। इसी तरीके से जो एम्प्लॉय हैं वो अपने इनपुट आउटपुट को अपने जो कलीग्स हैं, रेफरेंट है, उनके इनपुट आउटपुट से भी कंपेयर करते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि सेम इनपुट देने पर भी आपके रेफरेंट को या दूसरे पर्सन को आपसे ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है तो भी आप डिमोटिवेटेड हो गए। जैसे कि कोई एक असिस्टेंट मैनेजर है, वो देखता है कि उसके पास भी उतना ही एक्सपीरियंस है, वो भी उतने एफर्ट्स लगा रहा है, और दूसरा असिस्टेंट मैनेजर है उसके पास भी आप जितना एक्सपीरियंस है वो भी उतना एफर्ट लगा रहा है लेकिन उसकी सैलरी आपसे ज़्यादा है, तो आप क्या हो जाओगे, अपनी जॉब के लिए डिमोटिवेट हो जाओगे। तो ये किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था। तो इसमें इनपुट और आउटपुट, तो इनपुट क्या क्या हो सकता है,
एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस, उसकी स्किल, उसकी नॉलेज, उसके एफर्ट्स, उसकी एनर्जी, उसकी टाइम, उसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, वो वर्क पे जो डेंजर ले रहा है, वो कॉम्प्लेक्स वर्क कर रहा है, बैड वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, फिजिकल एनवायरनमेंट, वर्किंग टूल, ये सारे के सारे क्या आ गए, इनपुट्स आ गए। और आउटपुट क्या हो गए, सैलरी, रिवॉर्ड, बोनस, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, परमिशन, लर्निंग, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, गुड वर्किंग कंडीशन, वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग, कॉम्प्लेक्स जॉब, अचीवमेंट। तो जितने इनपुट से उसके एफर्ट्स लग रहे हैं, अगर आउटपुट है इक्वल है तो मोटिवेटेड है, और अगर आउटपुट कम है इनपुट के अकॉर्डिंग तो एम्प्लॉय क्या कहलाएगा, डिमोटिवेट कहलाएगा। और जो लास्ट प्रोसेस थ्योरी है वो क्या है, लॉक की गोल सेटिंग थ्योरी। तो लॉक ने 1990 में गोल सेटिंग थ्योरी दी थी। उसके अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि एम्प्लॉयज़ तभी मोटिवेट होंगे जब उनके लिए स्पेसिफिक और चैलेंजिंग परफॉर्मेंस गोल्स रखे जाएंगे और उनसे उन गोल्स को अचीव कराने के लिए कमिटमेंट लिया जाएगा। तो अगर ये होगा तो एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे, और अगर ये नहीं होगा तो एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होंगे। तो ये गाइडलाइंस थी गोल सेटिंग थ्योरी की। तो फर्स्ट क्या है कि सुपीरियर जब कभी भी अपने सबऑर्डिनेट्स के गोल सेट करता है तो वो चैलेंजिंग होना चाहिए और अटेंडेबल होना चाहिए। टू इजी और टू डिफिकल्ट गोल हैं वो मोटिवेट नहीं करते। जैसे कि कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसका पोटेंशियल 30 सेल्स का है, लेकिन अगर उस सेल्स मैनेजर है उसका उसका टारगेट केवल 10 का रख देता है तो भी वो मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि उसे उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग टारगेट नहीं दिया जा रहा है। और अगर उसका पोटेंशियल 30 सेल्स का और उसका टारगेट 100 सेल का रख दिया जाता है तो भी वो मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल हो गया। अगर उसका मोटिवेशन 30 का है और ब्रांच मैनेजर या सेल्स मैनेजर को पता है कि थोड़े से एफर्ट लगाएगा तो ये 35 का टारगेट अचीव कर सकता है, तो उसका इस मंथ का टारगेट 35 सेल्स का रखा हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा, चैलेंजिंग होगा, क्योंकि उसे भी लगता है कि अगर मैं थोड़े से एफर्ट लगाऊंगा तो 5 या 6 सेल में एडिशनल कर सकता हूँ। सेकंड क्या है, सेट स्पेसिफिक एंड मिजरेबल गोल। ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स जितने स्मार्ट होंगे, यानी कि स्पेसिफिक होंगे, मिजरेबल होंगे, अचीवेबल होंगे, रियलिस्टिक होंगे, टाइम बाउंड होंगे, उतने ही वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे। तो जब कभी भी आप एज ए सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स के गोल डिसाइड करते हो तो वो स्पेसिफिक मिजरेबल होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, गोल कमिटमेंट शुड बी ऑब्टेन। अगर सुपीरियर विदाउट सबऑर्डिनेट से कमिटमेंट लिए हुए उनके गोल्स को सेट कर देता है तो सबऑर्डिनेट कभी भी उस गोल को अचीव करने के लिए कमिटेड नहीं होते हैं, मोटिवेट नहीं होते हैं। लेकिन अगर सुपीरियर कोई भी अपने सबऑर्डिनेट्स के टारगेट को सेट करने से पहले अपने सबऑर्डिनेट से डिस्कशन करता है, सबऑर्डिनेट से पूछता है और उसके बाद है कमिटमेंट करता है कि और उनसे कमिटमेंट लेता है, तो उस ऑब्जेक्टिव्स के अचीव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लास्ट क्या है, सपोर्ट एलिमेंट शुड बी प्रोवाइडेड। ऐसा नहीं है कि जो सुपीरियर है उसने केवल अपने सबऑर्डिनेट्स के टारगेट डिसाइड कर दिए, गोल डिसाइड कर दिए, उन गोल से टारगेट को अचीव करने के लिए उन्हें उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव, उसे लगता है कि अगर मेरा सेल्स मैनेजर मेरे साथ जाएगा कस्टमर के पास तो मेरी ये सेल क्रैक हो सकती है, तो एज ए सेल्स मैनेजर आपको अपने सबॉर्डिनेट के साथ जाना चाहिए। तो आप उसे क्या प्रोवाइड करा रहे हो, सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हो। अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव को लगता है कि कंपनी के मुझे ब्रोशर्स चाहिए, पंपलेट्स चाहिए जो कि मुझे कस्टमर को दिखाना है, कोटेशन देने के लिए लेटर पैड चाहिए, तो आपको एज ए मैनेजर है अपने एग्जीक्यूटिव्स को या सबॉर्डिनेट्स को सपोर्टिंग मटेरियल प्रोवाइड कराना चाहिए। और लास्ट क्या है, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स इज एसेंशियल। गोल सेटिंग थ्योरी ये कहती है कि अगर सबऑर्डिनेट को अपने रिजल्ट की एडवांस में नॉलेज है कि मैं ये एफर्ट्स लगाऊंगा, ये टारगेट अचीव करूंगा तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, तो उसको करने के लिए मोटिवेट होते हैं, बजाय अगर उन्हें नहीं बताया जाए। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन पॉलिसी में बता रखा है एडवांस में ही कि अगर 10 का सेल करोगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, आप 10 से ज़्यादा सेल करोगे 15, और 15 से कम सेल करोगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, 15 से ज़्यादा सेल करोगे 20 या 20 से कम सेल करोगे तो आपको इतना मिलेगा, और अगर आप 20 से ज़्यादा सेल करोगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो एम्प्लॉय पहले से ही मोटिवेट है, वो डिसाइड कर लेगा कि मुझे इतना इंसेंटिव लेना है तो उसके लिए मुझे उतनी सेल करनी होगी, तो उतनी सेल करने के लिए क्या होगा, मोटिवेट होगा। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज एसेंशियल। तो इसी के साथ ही आपकी जो प्रोसेस थ्योरी है आई कंप्लीट होती है। तो जो गोल हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, डिफ़िकल्ट बट रियलिस्टिक होने चाहिए, मीजरेबल, असाइनेबल, टाइम बेस्ड और एक्सेप्टेड होने चाहिए, और वो गोल अटेन करेगा तो एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव
होगी। और सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट्स को उसकी परफॉर्मेंस का क्या देना चाहिए, फीडबैक भी देना चाहिए। तो इसी के साथ ही मोटिवेशन थ्योरीज हैं ये कंप्लीट होती हैं।